नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले वक्त है आज के पॉलिटिकल पंच का। पीढ़ी हटा दिया गया, केवल ये रह गया है ए से आतंकवाद, ए से अतीक अहमद, ए से अपराध, ए से अल्लाह और ए से अखिलेश यादव। ये पूरी तरीके से संगीत सोम जी की मानसिकता का प्रदर्शन है। जब से जनता ने उन्हें हराया है तब से वो बौखलाए हुए हैं। कोई चुनौती नहीं होगी। बहुजन समाज का जनता गठबंधन तैयार हो गया, 7 वाले तर्ज पर फिर हम सरकार बनाने का काम करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार आपको बी टीम बता रही है। जो बी टीम है वो खुद दूसरे को बताता है। आदिवासियों के ऊपर किस तरह से लागू करोगे? आदिवासियों के जो तौर तरीके हैं उनको कैसे करोगे? आप उत्तराखंड के अंदर लेके आए, लेकिन उत्तराखंड के अंदर ऊपर क्या किया आपने? बताइए, उत्तराखंड के पहाड़ी लोगों के लिए क्या किया? तो ये देश की जो सभ्यता है हमारी, जो हमारी मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के ऊपर चोट क्यों कर रहे हैं? संगीत सोम भाजपा के फायर ब्रांड नेताओं में शुमार है और इस बार उनके निशाने पर अखिलेश यादव और सपा का पीडीए आ गया। संगीत सोम ने पीडीए पर सवाल उठाए और कहा कि इसमें ए का मतलब अपराध, अतीक, अखिलेश और अल्लाह है। इस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से तीखा पलटवार आया और ये पूछा गया कि कभी मुलायम सिंह की शरण में आए संगीत सोम क्या नमक हलाली भी नहीं कर सकते? अब इस पूरे माहौल के बीच सवाल यह है कि दलित वोटों की लड़ाई का पीडीए पर लड़ाई, 27 में दलित वोट की चढ़ाई। इसी पर आज की महाबहस। पूरा गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ सूर्य मैथिल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ अशोक यादव जी हैं, सपा प्रवक्ता। रवि प्रताप सिंह जी, कांग्रेस के नेता। प्रोफेसर गंगा सहाय, दलित चिंतक। रतिभान त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का पैनल पर स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। संगीत का तीखा एसपी राग, पीडीए से मिलेगी जीत। एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए की पॉलिटिक्स कर रही है, लगातार पिछड़ों की एग्रेसिव पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी करते आ रही है। लोकसभा चुनाव से ही उसमें उसको कामयाबी मिली, लेकिन अब इस पीडीए को अलग अलग तरह से जो सपा परिभाषित करती है, उसके ठीक काउंटर में संगीत सोम ने ए को अपनी तरफ से डिफाइन किया है, जिसमें आतंकवाद और अतीक जैसे भी शब्द जोड़ दिए। पीडीए पर लड़ाई है, 27 में दलित वोट की चढ़ाई है। तो पीडीए को अपनी अपनी तरफ से परिभाषित भी किया जा रहा है, सियासी वार पलटवार के लिए उसका इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन मकसद एक ही है, दलित और पिछड़े वोटर्स को अपनी ओर लेकर आना। सपा, संगीत और सियासत, इसी पर कर रहे हैं चर्चा की शुरुआत। और सबसे पहले रुक करते हैं सूर्य मैथिल जी, आप ही का। संगीत सोम का ये बयान, सपा ने भी तीखा पलटवार किया और कहा कि कभी मुलायम सिंह यादव के आसपास रहते थे, कभी समाजवादी पार्टी के आसपास रहा करते थे, लेकिन आज देखिए किस तरह पीडीए की काट के लिए वो बौखला गए हैं और किस तरह परिभाषित कर रहे हैं। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, कौन किसके करीब है वो तो चाल चरित्र और चेहरा बता देता है ना। अब देखिए, जिनके सबसे प्रिय अतीक अहमद हों, जिनके सबसे प्रिय अंसारी जी हों, मुख्तार अंसारी, जिनके सबसे प्रिय वो लोग हों जो भारत तेरे टुकड़े होंगे चार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह चिल्लाते हैं, उन लोगों से आप एक्सपेक्ट क्या करेंगे? एक बहुत ही मैं ज्वलंत मुद्दा उठाना चाहता हूं आस्था जी, कि आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सामने हैं। ये वेस्ट बंगाल में दीदी का समर्थन कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस का। इनको लगता है कि वहां पर एक बार फिर से दीदी वापसी कर लेंगे। तो आज जरा मुझे इतना बता दीजिए कि आप जिस पीडीए की बात करते हैं, उस पीडीए में जो ओबीसी वर्ग है, उस ओबीसी वर्ग पे डाका डालने का काम, उसके हकों पे डाका डालने का काम टीएमसी ने किया। वहां पर जिस प्रकार से 77 जातियां मुसलमानों की उन्होंने ओबीसी में डाल दी और वहां पर ओबीसी का हक खा लिया, और उसके बाद हाई कोर्ट ने उस जो निर्देश थे उनको रद्द किया। तो क्या लगता है आपको कि वो ठीक किया था दीदी ने कि नहीं किया था? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, अतीक अहमद पाकिस्तानी एजेंट हैं, इस चीज को उत्तर प्रदेश की पुलिस मानती है। एसटीएफ ने उनके मकान से पाकिस्तानी जो है असला बरामद किया, पाकिस्तानी गोलियां, बम, ना जाने क्या क्या, उनको आपने अपना प्रिय बनाया।
तो क्या हम ये ना माने कि आपका प्रेम केवल और केवल आतंकवादियों से है? ठीक है, अशोक यादव जी। देखिए आस्था जी, एक हम लोग मैथ में पढ़ते थे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को अगर परिभाषित करेंगे यहाँ पर भाजपाइयों से, तो भाषाई मर्यादा और जो है इनकी जो छवि है ये, और झूठ बोलने का जो इनका कार्यक्रम है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और झूठ बोलने का ये जो असेंडिंग ऑर्डर में चलता है। जितना बड़ा नेता उतने बड़ा झूठ बोलता है, ये बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में चलता है। बड़ा नेता बड़ा झूठ, छोटा नेता छोटा झूठ, उससे छोटा नेता उससे छोटा झूठ, तो ये इस तरह इनका क्रम में चलता है। दूसरी बात मैं आऊंगा, जिस तरह से संगीत सोम जी ने अपनी बात रखी है यहाँ पर, मुझे लगता है उसी का एक एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है, क्योंकि वो पॉलिटिकली इरिलेवेंट हो चुके हैं। जनता ने उनको हरा करके बिल्कुल किनारे कर दिया, हाशिए पे कर दिया है। अब वो छटपटा रहे हैं कि कुछ ऐसी बात बोलें ताकि थोड़ा सा मीडिया में चर्चा हो और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हम भी शामिल हो जाएं। तीसरी बात मैं आऊंगा कि जो जिस तरह से रुपया लगातार गिर रहा है, आज 95 रुपया हो गया $1 का, उसी तरह से भाषाई मर्यादा और इनके चरित्र हनन भी उसी तरह से हो रहा भाजपाइयों का। रुपए की तरह रुपए और इनके जो भाषाई मर्यादा है, ये एकदम एक तरफ से कंपटीशन में जा रहे हैं कि कौन ज्यादा नीचे गिरेगा, रुपया ज्यादा नीचे गिरेगा कि इनकी भाषाई मर्यादा ज्यादा नीचे गिरेगी। इसी कंपटीशन में सब लगे हुए हैं। और लास्ट में मैं कहूंगा कि जिस तरह से ये लोग पीडीए को परिभाषित कर रहे हैं, ये पीडीए पीड़ित, दुखित और अपमानित जो संगठन हमारा है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, चुनाव में इनको मुंहतोड़ जवाब देगा। जिस तरह से लोग लगातार पीडीए का हमारा जो उसका फुल फॉर्म को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ये पूरी जनता पीडीए की जिस तरह से लोकसभा चुनाव में इनको सबक सिखाई, आगामी विधानसभा चुनाव में भी इनके जो नफरती जो सवाल का उत्तर नहीं दिया आपने यादव जी। नहीं, देखिए जब टीएमसी की बात होगी हम उस पे जाएंगे, टीएमसी बात होगी तो उस पे हम जाएंगे। नहीं, आप समर्थन करते हैं ना टीएमसी का? उस पे बात करते हैं। समर्थन करते हैं ना यादव जी? समर्थन करते हैं ना? टीएमसी का समर्थन करते हैं। तो फिर वो जो पीडीए के खाते में डाका डाला, उस डाके का भी समर्थन करते हो? पिछड़ों के आरक्षण में जो डाका डाला उन्होंने, इसका मतलब आप भी आओगे तो आप भी पिछड़ों के अकाउंट्स में डाका डालोगे? पीडीए का सबसे बड़ा उसके आरक्षण में डाका डालोगे? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है। पीडीए की सबसे बड़ी कब्रगाह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है। 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर के कोई ऐसी सरकारी तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता ये काफिला क्यों लूटा? 69,000 शिक्षक भर्ती वाला बता दीजिए। स्पष्ट पूछा था, 69,000 शिक्षक भर्ती वाला कांड की सरकार में हुआ था, उसमें आप पीडीए की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक की बात करते हैं। बात जनता के बीच में जाती है कि बंगाल की सरकार ने जो डाका डाला था यूपी की बात करो भाई। अच्छा ठीक है, मैं लौटूंगी, मैं काउंटर के लिए वक्त दूंगी, लेकिन अभी 3 पैनलिस्ट और भी है, उनकी बात सुन लेते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ है रवि प्रताप जी। रवि प्रताप जी, अब देखिए यहाँ टीएमसी का जिक्र हो गया और दूसरी तरफ कर्नाटक में भी जो सरकारी ठेकों में कोटा था अल्पसंख्यकों का, वो मुसलमानों को दिया गया, उस पर भी बीजेपी घेरती है। और आप लोगों की जो पॉलिटिक्स है, अब उत्तर प्रदेश का बैटल ग्राउंड है, तो यहाँ तो पिछड़े, दलित जिसके पास आ जाए, सत्ता की चाबी उन्हीं के हाथ में, हर कोई उनको लुभाने में लगा, ऐसा लगता है। आस्था दीदी, देखिए एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि अगर सबसे ज्यादा आज विकास की मुख्य धारा में आने की आवश्यकता है या लोग वंचित हैं तो वो मुसलमान थे। तो उसमें अगर मनमोहन सिंह जी ने कह दिया था, तो आज ये लोग कहते हैं कि हम जो है तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और इन लोगों को 17.9% बिहार में मुसलमान है, न एक कैंडिडेट मिला, न एक प्रचारक मिला। शाहनवाज हुसैन को भी नेपथ्य में डाल दिए। अब आ जाइए आप उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ये जो सब्जबाग दिखाते हैं या भय दिखाते हैं अतीक अहमद का, अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि उनके ऊपर पाकिस्तान के ISI से संबंध होने का प्रमाण मिला था। मैं दावे से पूछना चाहता हूं कि ये बताइए, 2011 से वो जेल में गए थे, 23 में मरे, पुलिस की अभिरक्षा में मरे, और आपके पास इंटेलिजेंस था, रा था, CBI थी। एक भी केस उनका पाकिस्तान की ISI के संबंध के साथ दर्ज नहीं है। दावे के साथ कहता हूं, कहां गई थी आपकी एजेंसियां जिसमें रा भी है, इंटेलिजेंस भी है, और आप यहाँ CBI है? आप क्यों नहीं साबित कर पाए 11 से लेकर जो व्यक्ति 23 तक जेल में था कि ISI के किस व्यक्ति से मिला, कहां से आया, क्या संबंध था? टीवी पे तो आप कह देते कि उसका संबंध है। आप बिहार में जंगल राज डरा रहे थे, आसाम में 19 लाख घुसपैठियों को बैठा के खाना खिला रहे हैं, ममता बनर्जी को बता रहे हैं कि बंगाल में घुसपैठी 1 करोड़ है, और जो यहाँ पे 2023-24 में 423 घुसपैठी को आपने भगाया, 88,414 तक हमने भगाया, आपने 50, 51 और 500 भगाते रहे। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, कथनी और करनी में तारतम्यता लाइए। आप केवल देश को गुमराह मत करिए, गुमराह करके आप नहीं चल सकते। आप
साथ आपके एयरपोर्ट ठीक है बंद हो जाते रवि जी, हैं, मैं बात नहीं करती हैं। मैं लौटूंगी संगीत प्रोफेसर सोम गंगा जी- सहाय, उनको मैं लेके आना चाहूंगी चर्चा में। प्रोफेसर गंगा, आप सुन रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज का व्यू पॉइंट, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आ रहा है। पिछड़े और दलितों के लिए यहां पर एक कंपटीशन है कि कौन पार्टी किस तरह उनको अपनी ओर खींचे। तो ऐसे में संगीत सोम का ये स्टेटमेंट, ए को वो जिस तरीके से परिभाषित कर रहे हैं, उसको आतंक भी कह रहे हैं, उसको अतीक भी कह रहे हैं, उसको अल्लाह भी कह रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि मतलब इस तरह की नकारात्मक बात से क्या इस वर्ग पर कोई असर होगा? बार बार इस बात को कहा जाता है कि आपकी सरकार में ये हुआ था, ये, लेकिन इन सब चीजों पर तो चुनाव लड़ लिए गए ना। अब 10 साल से आपकी सरकार है। देखिए, भाजपा का पूरा विमर्श कहीं ना कहीं आतंकवाद, पाकिस्तान, मुसलमान, इसी के इर्द गिर्द होता है। और जो मौजूदा स्थितियां हैं उनमें देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े ये जानना चाहते हैं कि यूजीसी रेगुलेशन पर भाजपा का पक्ष क्या है, क्योंकि देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े यूजीसी रेगुलेशन पर एकजुट हो रहे हैं। तो इनको वो एकजुटता खलती है, और जो वंचित समाजों की पार्टियां हैं वो भी एकजुट होने की कोशिश करती है अलग अलग मुद्दों पर। तो उसको तोड़ने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं जिससे आपस में थोड़ी फूट हो और उसका फायदा ध्रुवीकरण के माध्यम से भाजपा को हो जाए। तो मैं तो इस दृष्टि से देखता हूं कि इस तरह के बयानों का कोई ज्यादा औचित्य नहीं है। जो वंचितों की एकता है वो बनी रहेगी और लगातार मजबूत होगी, क्योंकि सामाजिक न्याय के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और सामाजिक न्याय के लिए भाजपा सरकार में उनको ज्यादा उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं रतिभान त्रिपाठी जी। रतिभान जी, बताइए, संगीत सोम फिलहाल उनका राजनीतिक करियर कहां पर है, और अचानक उनकी तरफ से ये बयान, वो भी सपा के पीडीए के ए को वो जिस तरह परिभाषित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो बौखला गए हैं, कभी उस सपा के आगे पीछे घुमा करते थे। ये जो उठा है ये समय परिस्थिति के हिसाब से संगीत ने बात कही है। वो गए दलितों के कमी, जिसमें भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण था, तो स्वाभाविक रूप से सारी लड़ाई उत्तर प्रदेश की मुख्य रूप से दलितों पर केंद्रित हो गई है। वो दलितों को लेकर के जो बात कही जा रही है उसमें अल्पसंख्यक भी लपेटे में आ जा रहे हैं। जो बात संगीत सोम ने कही वो कहीं नहीं जानी चाहिए, लेकिन राजनीतिक लोग कैसे प्रस्तुत करते हैं, पर समाजवादी पार्टी उनके ट्रैप में आ जाते हैं। बड़ा दुख विषय है। अखिलेश यादव को धुरंधर फिल्म को लेकर के कोई बयानबाजी करनी क्यों चाहिए थी, जब वो जान रहे थे कि फिल्म का मोड क्या है, फिल्म का तरीका क्या है। तो उन्हें खुद अखिलेश यादव ने उसको जन्म दिया कंट्रोवर्सी को धुरंधर को लेकर के, और ये बात धुरंधर के संदर्भ ही कही गई है। रतिभान जी, आपकी आवाज प्रॉब्लम है। हाँ, मैं लौटूंगी आपके पास, आपकी आवाज को पहले ठीक कराते हैं टेक्निकली। सूर्य मैथिल जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं बहुत स्पष्ट रूप से। अभी दलित चिंतक जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में उनको आशा दिखाई नहीं दी थी। तो मित्र, मुझे एक बात बता दीजिए कि बसपा के अलावा सपा के शासनकाल में क्या बाबा साहब श्रद्धेय भीमराव अंबेडकर जी के पंचतीर्थ का निर्माण किसी और सरकार में हुआ था क्या? ये बताइएगा मुझे। और आप गए थे क्या कभी पंचतीर्थ पे? और कभी सोचा गया था कि बाबा साहब के पंच तीर्थों का निर्माण जो है वो भाजपा सरकार करा पाएगी? आपकी सरकार जब आई थी, बसपा की भी सरकार आई थी, तब भी केवल और केवल अपने ही मूर्तियां बनवाई गई थी। बाबा साहब के लिए कभी किसी ने कुछ नहीं किया, बताया नहीं कभी भी कि बाबा साहब का जीवन चरित्र क्या था, वो कहाँ पैदा हुए, उन्होंने कहाँ अपनी दीक्षा शिक्षा ली, उनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। ये सब किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, दलित की बेटी की रक्षा करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने ही किया था, अपनी जान को जोखिम में डाल के। और एक बात, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने मेरे सवाल का जवाब तो नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं। अब मुझे इतना ही बता दीजिए कि आप पीडीए की बात करते हैं, आपने कितने जिलों के नाम बदले थे अपनी शासनकाल में? मैं याद दिला दूं आपको। पहला, छत्रपति शाहूजी महाराज नगर, उसको आपने अमेठी कर दिया। रमाबाई फुले नगर, उसको आपने कानपुर देहात कर दिया। और उसके अलावा पंचशील नगर को आपने हापुड़ कर दिया।
भीमनगर को संभल कर दिया, ज्योतिबा फूले नगर को अमरोहा कर दिया, महामाया नगर को हाथरस कर दिया और काशी राम नगर को आपने कासगंज कर दिया। क्यों भैया? इतनी परेशानी है दलितों से, इतनी परेशानी है दलितों के आराध्यों से, इतनी परेशानी है यदि, तो फिर काय को पीडीए का झुंझुना बजा के घूमते हो? ठीक है अशोक यादव, ये आपकी कहनी और कथनी का जो फर्क है वो आपके सामने रखा है, इसका उत्तर जरूर देना। ठीक है यादव जी, उत्तर दे रहा हूं। देखिए ऐसा है, ये नाम को लेकर के हमारे मित्र इतने परेशान हैं, लेकिन उसी दलित समाज के, उसी पिछड़े समाज के, उसी आदिवासी समाज का नौकरियां और आरक्षण छीनने में एक रत्ती भर उन्होंने कभी कोई संकोच डेटा दीजिए यहाँ पर, बेधड़क आप डेटा दीजिए यहाँ पर, बैठ करके डेटा दीजिए की कुर्सी पर बैठकर योगी सरकार ने जिस तरह से उत्तर हवाई बात मत कीजिए अशोक यादव जी, डेटा दे दीजिए यहाँ पर। यदि ऐसा कुछ हुआ है तो पीडीए उत्पीड़न, आरक्षण संवैधानिक विषय है, कोई राज्य सरकार उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकती। ये बरगलाना बंद कीजिए। आप नाम बदल देते हैं, आप सत्ता में आते हैं तो आप एक जाति वर्ग विशेष के लोगों को सीधा सीधा एसडीएम बनाने चले जाते हैं और यहाँ बैठकर आप ज्ञान बांट रहे हैं। जो डाउन करिए, बीच में चिल्लाने की इनकी थोड़ा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इनको है। अच्छा तो आस्था जी मेरी बात हो जाए, मेरी बात हो जाए। देखिए जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं उत्तर प्रदेश के, तब से लगातार योगी सरकार पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को आरक्षण लूटने में, उनका उत्पीड़न करने में रत्ती भर संकोच नहीं किया। इसका एक नहीं एक दर्जन उदाहरण मैं दे दूंगा, लेकिन समय आप नहीं दे पाएंगी। दूसरी बात मैं आऊंगा कि अभी अभी आपको योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान कल सुनने में आया होगा कि कुर्सी सबकी हमेशा नहीं रहती है। अब उनको समझ में आ गया, जो 9 साल उनकी सरकार ने उत्पीड़न किया पीडीए का, पीडीए जाग चुका है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए ने बुलंदी का झंडा उठा लिया है कि इस मनुवादी सरकार को, इस जातिवादी सरकार को, भ्रष्टाचारी सरकार को बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम, ऊपर से बड़े भोले। सत्ता में आएंगे तो दलित चिंतकों के नाम हटा देंगे। जाने वाली है। मुख्यमंत्री जी ने अपने मुंह से बोला है कि कुर्सी हमेशा सबके पास नहीं रहती। उनको एहसास हो गया है कि हमारी सरकार ने कितना उत्पीड़न किया पीडीए का, हमारी सरकार ने कितना पिछड़ों का शोषण किया, हमारी सरकार ने कितना दलितों का शोषण किया। ये सारे किए सवालों का जवाब नहीं दे पाया अशोक यादव जी। उनको याद आ रहे हैं, इसलिए उनको कुर्सी जाने का भय सता रहा है। रवि प्रताप जी, ठीक है अशोक जी रुकिए, रवि जी हाथ उठा रहे, बोलिए। मैं जवाब देता हूं इनकी बातों का। भारतीय संविधान के आर्टिकल 46 में यह लिखा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में SC ST के लिए आप बता दें कि जो कल्पना है उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया। दूसरी बात, NCRB के डेटा में सबसे ज्यादा SC ST के मुकदमे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में, दलितों के ऊपर अत्याचार सबसे ज्यादा योगी जी की सरकार में है, न्यायिक अभिरक्षा में सबसे ज्यादा मौतें योगी जी की सरकार में। और आप बात कर रहे हैं कि दलितों के ऊपर अगर पेशाब चटवाया जाता है तो योगी जी की सरकार में, अगर किसी के सर के ऊपर पेशाब किया जाता है मध्य प्रदेश में तो भाजपा की सरकार में, और अगर किसी को केवल आतंकवादी बनाने का नैरेटिव चल रहा है तो वो इस योगी जी की सरकार में। अगर 20 और 80% बांटने, मंगलसूत्र, भय दिखा के राजनीति होती है तो केवल भाजपा की सरकार में। और आप आंकड़ा दे रहा हूं NCRB का डेटा, NCRB का डेटा पढ़िए। जवाब सुन लीजिए इस पर। हाँ, काउंटर जवाब सुन। आप एक मिनट, आपने अभी कहा 9 बीघे में दाना है और यहाँ बैठकर ये लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं। आप जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं इसलिए है क्योंकि पुलिस को सीधा संदेश है, यदि कोई भी कंप्लेंट होगी वो रजिस्टर्ड होगी। समाजवादी पार्टी के राज की तरह नहीं है कि लोग थाने में जाने से डरते थे। समाजवादी पार्टी के नेता थाने में घुस के पुलिस वालों पे हमला करते थे। एक डिस्ट्रिक्ट एक माफिया होता था। अतीक अहमद आपके लिए श्रद्धेय हो सकते हैं क्योंकि आप ही के जो नेता है कन्हैया कुमार, भारत तेरे टुकड़े होंगे 4, इंशाल्लाह इंशाल्लाह चिल्लाते थे। 76 जब हमारे CRPF के जवान मारे गए तो उन्होंने JNU के अंदर बहुत बड़ा समारोह किया था। आपकी मानसिकता हमें पता है साहब, और देश को भी पता है, तभी आपका ये हाल है। और रही बात दलितों की सेवा की, तो जितना सेवा दलितों की भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई है आज तक नहीं हुई है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप मुझे एक कांग्रेस शासित प्रदेश का नाम बता दीजिए जहां पर कि आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विषय में कोई अनुष्ठान किया हो। चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको। गंगा सहाय जी, आप प्रकाश डालिए, आप बताइए, आप दलित चिंतक हैं और आपसे उम्मीद है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी या उसकी विचारधारा से अलग हटकर सिर्फ दलितों और पिछड़ों की बात करेंगे। बीजेपी इस बात का क्रेडिट लेती है और बाबा साहेब के लिए एक बड़ा स्मारक भी उन्होंने बनवाया है 5 जगह। और दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी है,
उसका तो आधार ही, उसकी तो पॉलिटिक्स ही उसी पर बेस्ड है। लेकिन आप देखिए धीरे धीरे सीटें कम होती गई। समाजवादी पार्टी है वो भी पिछड़ों की राजनीति कर रही है। अब यहाँ इस बात की रस्साकशी है कि दलितों और पिछड़ों का हितैषी कौन, महापुरुषों का किसने सम्मान किया, किसने नहीं किया, किसने किसको चुनाव हरवाया, किसको भारत रत्न दिया नहीं दिया, ये सारी बातें भी हैं चर्चाओं में। देखिए, जैसे आपने मुझसे कहा कि मैं सिर्फ दलितों का पक्ष रखूंगा, निश्चित तौर पे मैं दलितों का ही पक्ष रखूंगा। मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ। इन सज्जन के नाम के साथ भी संशोधित कर देना चाहिए। ये राजनीतिक विश्लेषक के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन ये तो एक पार्टी विशेष का पक्ष रख रहे हैं, तो वो लिख देना चाहिए स्पष्टता से। दलितों का हित, चाहे वो बहन जी हो, चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे भाजपा हो, जो भी क्रेडिट लेते हैं, दलितों का हित ये सिंबॉलिक है। जब आप कोई स्मारक बनाते हैं या बाबा साहब अम्बेडकर का नाम बार बार लेते हैं, उससे दलितों की स्थिति में, वास्तविकता में क्या बदलाव आते हैं, उनके अधिकारों को उनको दिलाना, उनके खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकना, इस मायने में वर्तमान सरकार पूरी तरह से विफल रही है। सारे आंकड़े, सारी घटनाएं इस बात की साक्ष्य है कि दलित बहुत ही कमजोर महसूस कर रहे हैं। उनके साथ में अन्याय लगातार बढ़ता जा रहा है, उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो रही है, क्योंकि सरकार का साथ उनको अपने साथ नहीं दिखाई पड़ रहा है। और जब कोई हाशिए के समूह के दलों की, जो सामाजिक न्याय के दलों की सरकार आती है, तो थोड़ा आत्मविश्वास बनता है। तो क्यों नहीं भाजपा ऐसा काम करती है जिससे दलितों के अंदर एक आत्मविश्वास विकसित हो और वो अपने अधिकारों को प्राप्त करने, कम से कम संवैधानिक अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार है वो भी उनसे छीने जाते हैं। वो एक बराबरी का जीवन नहीं जी पाते, तो अच्छा, फिर कैसे दावे किए जा सकते हैं? क्या एक सेकंड, सरकार तो ये दावा करती है कि उसके लिए वो सबका साथ सबका विकास है, ठीक है, योजनाएं हैं, तो किसी को ये देखकर नहीं कह दिया जाता कि आपको नहीं मिलेगी कि आप कौन सा, योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है, कानून सबके लिए बराबर है। हाँ, तो डिस्क्रिमिनेशन कहाँ है? सूर्य मैथिल जी। देखिए, अभी दलित चिंतक जी ने कह दिया कि जो हमारा दलित समाज है वो अभी भी इस समय में बहुत परेशानी में है। तो मैं आपसे वादा करता हूं दलित चिंतक जी, आप मेरे संग उत्तर प्रदेश के किसी भी थाने में चलिए और वहां पर मेरा कोई भी दलित भाई निर्भय होकर थाने में घुसता है और अपनी बात को रखता है। यदि उनके संग कोई भी अपराध कोई करता है तो उसके खिलाफ वहां पे कार्रवाई करने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस करती है। ये नहीं है कि अब लोगों को पीट के थाने से बाहर भगा दिया जाता है। एक बात और मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, सिर्फ स्पेसिफिक है कि दिसंबर 89 से 91 तक आपकी सरकार रही, 4 दिसंबर 93 से 95 तक आपकी सरकार रही, उसके बाद 2003 से 2007 तक आपकी सरकार रही और 2012 से 2017 तक आपकी सरकार रही। मुझे 5 काम गिना दीजिए जो आपने दलितों के लिए किए हों। 5 काम मैंने आपको अभी गिनाया कि आपने नाम चेंज किए, मैंने अभी आपको गिनाया कि आपने दलित की बेटी के ऊपर हमला किया, वहां बचाने वाला भाजपा का विधायक था, उन्होंने अपनी जान पे खेलकर वो बचाया बहन जी को। तो आप बताइए, वादा कर रहा हूं आपसे। रवि जी हाँ। और आजम खान ने तो बाबा साहब को भूमाफिया कहा था। ऐसे लोगों को इस पर जवाब हम सपा से लेंगे, लेकिन उससे पहले रवि जी 17 से और 26 तक 2 काम बता दीजिए कि दलितों के लिए भाजपा ने क्या किया। मैं प्रवक्ता पद अभी छोड़ दूंगा, बताइए आप। 2 आपने 5 पंचतीर्थों का निर्माण करवाया, उसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उसको पलटते हुए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बदलते हुए संवैधानिक रूप से दलित, हमारे SC ST भाइयों के लिए रक्षा, उनके कानूनी जो अधिकार है उसकी रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने फैसला लिया। उसके अलावा हर थाने के अंदर 5 दलित अधिकारी जो कांस्टेबल है वो होना अनिवार्य है आज की डेट में। क्या बात करते हो आप? आपके शासनकाल में क्या किया आपने? इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अर्बन नक्सल्स को आप चुनाव लड़वाते हो, सांसद बनाते हो, यहाँ बैठ के लंबी चौड़ी बातें कर रहे हो। मैंने बाबा आपसे साहब पूछा, को चुनाव हरवाने का आपने कहा काम ना कांग्रेस ने किया। तेरे बाबा साहब चेहरे को से आप लोगों ने खूबसूरती भारत नजर रत्न नहीं दिया। आती, तेरी आंखें कहते हैं कि पसेमा है तू। और ये समाजवादी पार्टी बाबा साहब को भूमाफिया कहती है। अरे आप ऐसे मुझसे नेताओं बात के ये करें, लोग प्रश्न आगे मैंने चलते आपसे हैं। किया ठीक है है। रवि जी, प्रश्न आपसे ठीक है, किया है, आपने आरोप बताया। लगाया, उसका जवाब अब एक बार सपा को सुन लेते हैं, उसके बाद मैं रतिभान जी का रुख करूंगी क्योंकि वो बात पूरी नहीं रख पाए थे, उनका ऑडियो सिग्नल चला गया था। उससे पहले 10 सेकंड अशोक जी। देखिए आस्था जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का गठन ही सोशल जस्टिस के लिए हुआ, सामाजिक न्याय के लिए हुआ है और पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से
हम लोग और शैक्षणिक रूप से इंपावर करने के लिए समाजवादी पार्टी एक दो नहीं सैकड़ों काम किए हैं ऐसे। और जो आप बात कर रहे हैं लगातार कुछ है नहीं उनके पास बोलने की बात आप कर रहे हो, तो सिंबॉलिक पॉलिटिक्स से दलित से पिछड़े समाज को उद्धार नहीं होने वाला भाई साहब। दलितों पिछड़ों को जब तक आप समाज के मुख्य धारा में नहीं लाओगे, शैक्षणिक रूप से सामाजिक उनका विकास नहीं हो सकता। समय खत्म हो रहा है। तिभान जी उनकी बात सुन लेते हैं। आस्था जी, दरअसल जो जैसे जैसे चुनाव उत्तर प्रदेश का नजदीक आएगा वैसे वैसे इस तरह के बंदर बढ़ेंगे, इस तरह के आक्षेप बढ़ेंगे, इस तरह की बातें आएंगी। कुल मिलाकर के लड़ाई दलित वोटों को लेकर के है। सारी पार्टियां फोकस कर रही दलित वोटों पर। पिछड़ों का जो जिसके साथ है वो है, ये दिखाई पड़ रहा है। सब लोग प्रयास कर रहे हैं दलित वोटों के लिए। और संघीय जिस सभा में गए थे वहां दलित लोग ज्यादा इकट्ठे थे, दलितों के बीच बात उन्होंने रखी और इसीलिए उन्होंने अखिलेश के जो पीडीए की बात है, समाजवादी पार्टी के जो पीडीए की बात, उन्होंने 4 बातें रखी, 4 को ए से जुड़ा। तो कुल मिलाकर के स्थिति जो बन रही है वो चुनावी लड़ाई को लेकर के है और अपनी ताकत दिखाने को लेकर है। कहीं से दलितों का जो हितैषी होने की बात जो कर रहे हैं, उनके शासनकाल में या किसी के शासनकाल में कितना कितना हुआ कोई भी अपना नाम नहीं आ पा रहा है। एक राजनीतिक विश्लेषक जी कुछ बता दे रहे हैं, जो भी बता दे रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो या दलित चिंतक महोदय हो, ये लोग स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहे कि इन्होंने किए दलितों के हित में किसने क्या क्या काम। कुल मिलाकर के ये लड़ाई राजनीतिक है। ठीक है। और इस राजनीतिक लड़ाई में जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे और बढ़ेगी। संगीत सोम का बयान भी अपने परिप्रेक्ष्य में है, वो भी चुनाव हार चुके हैं और छटपटाहट है उनको उस क्षेत्र में अपने चुनाव लड़ने के लिए, तो वो भी प्रयास कर रहे हैं और उनकी बयानबाजी अक्सर रहती है। बयान तो दे दिया, अब देखना ये होगा कि क्या वाकई जनता पर इसका कोई असर होता है और जिस तरह की बातें उन्होंने कही हैं उसके बाद क्या वाकई पिछड़ों और दलितों तक कोई बड़ा मैसेज उन्होंने पहुंचा दिया। फिलहाल वक्त का तकाजा, मुझे शो वाइंड अप करना है। आप लोगों का धन्यवाद इस चर्चा में आने के लिए। तो जिस तरह पीडीए के ए को डिफाइन किया संगीत सोम ने, इस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से तीखा पलटवार भी आया और ये पूछ लिया गया कि कभी मुलायम सिंह की शरण में आए संगीत सोम क्या नमक हलाली भी नहीं कर सकते। पूरे मॉल के बीच सवाल ये, दलित वोटों की लड़ाई का पीडीए पर लड़ाई है, 27 में दलित वोटों की चढ़ाई है। सब कुछ जनता को तय करना है। दावे ऐसे बहुत से आएंगे, सियासी वार पलटवार भी चलते रहेंगे। मां बहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।